मैं इसलिए आया हूँ कि स्वामी जी ने मुझे बताया कि युवा बच्चे हैं और जिन चीज़ों से मुझे इतना लंबा समय लग गया उनको ढूंढने में, ये जो इतिहास की इन दस्तावेज़ों की जो मैंने खोज की है, इसमें 12-13 साल का सफ़र मैंने लगाया है सब छोड़ने के बाद। और ये इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आप में से कोई कल बच्चा जो यहाँ बैठा है वो ये नहीं कहेगा अपने जीवन में कि हमें ये बातें किसी ने नहीं बताई थी, हमको नहीं बताई थी, इसका दुख है, इसलिए जीवन के 10-12 साल इसमें लगाने पड़े। आपको अपने जीवन के 10-12 साल न लगाना पड़े, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं तो कल भी धन्यवाद कर रहा था कि मुझे आपने बुलाया है अपनी बात रखने के लिए, और इसलिए आया हूँ। मेरे आने से पहले मुझे ना तो स्वामी जी के बारे में पता था, ना इस गोधाम के बारे में पता था। हाँ, ये ज़रूर मुझे किसी ने बताया कि विश्व का पहला माता पिता मंदिर चलता है। यही एक लाइन है जिसके कारण मैं आया हूं, और बताता हूं मैं क्यों आया हूं। हम सब रोजमर्रा की जिंदगी में जो बात कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड में है तो हमारे, लेकिन कॉन्शियस माइंड में हम भूल जाते हैं। कभी आपने सुना है कि कोई कहता हो राम सीता? कभी किसी को कहते सुना है राम और सीता? हर आदमी सीता राम ही कहता है, राधा कृष्ण ही कहता है, माता पिता ही कहता है। ये क्यों कहता है? ये अनकॉन्शियस माइंड में कैसे है? पिता माता किसी को कहते सुना है आपने? ये हजारों साल की अनकॉन्शियस हमारे दिमाग में ट्रांसफर हो रही है, और इसके लिए सरकार नहीं करती। ये हमारे समाज के, परिवार के संस्कारों के कारण हम हमेशा मां का नाम पहले लेते हैं, पिता बाद में आता है। और आपका ये जो गोधाम है इसमें भी मां पहले है। और मां पहले क्यों है इसका साइंटिफिक कारण भी है, इसका आध्यात्मिक कारण भी है, और इसका फिलोसफिकल कारण भी है। उसको समझने की कोशिश की। मां क्या है? मां क्या है हमारे जीवन में? खाना बनाने वाली, कपड़े धोने वाली, बच्चे का सुबह उठ के मुंह धुलाने वाली, ये मां है। मां पूरी दुनिया हजारों साल, करोड़ों साल तक कितनी भी तरक्की कर ले, कितनी भी उन्नति कर ले, मां दुनिया का सबसे बड़ा सच है। मां से बड़ा कोई सच दुनिया में हो नहीं सकता। और ये मैं कोई भावनाओं में बह के नहीं कह रहा, मैं अपनी बात को साइंटिफिकली प्रूफ करूंगा आपके सामने। मां इसलिए महत्वपूर्ण है, मां इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा सच है कि मां के पेट से ही हम पैदा हुए हैं। दुनिया कितनी भी तरक्की कर ले, इस सच को बदला नहीं जा सकता। मां है क्या और पिता क्या है? क्योंकि हमारे समाज में पिता को जब से महत्वपूर्ण बना दिया गया, क्योंकि पिता नौकरी करता है, कमाता है, घर चलाने के लिए पैसा लाता है, तो हमारे समाज में पिता ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया लोगों के लिए। लेकिन पिता एक मात्र विश्वास है, और यह विश्वास इसलिए है कि सिर्फ मां को ही पता है कि मेरा पिता कौन है। दुनिया में कोई आदमी यह नहीं बता सकता कि मेरा पिता कौन है। मेरी मां को ही पता है। इत्तेफाक से मेरी मां के 2 महीने पहले हो गए, वो स्वर्गवास हुआ है। सिर्फ मां जानती है दुनिया में। इसलिए हमारे सबकॉन्शियस में मां हमेशा पहले आती है, पिता बाद में आता है। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि आपकी ये जो शक्ति थी, जो किसी किताब में, किसी संविधान में इसकी व्याख्या नहीं की गई, उनको मालूम था कि भारत का समाज किसी लिखित संविधान से नहीं चलता। ये हजारों हजारों लाखों पुरानी जो इनकी आस्थाएं, उसी से चलता है। इसलिए उन्होंने उस आस्था पे चोट करने के लिए सबसे पहला काम क्या किया?
और हम सब भाग्यशाली लोग हैं कि अंग्रेजों ने जो कुछ किया था उसको उलट करने वाला भी हमने अपनी आंखों से देखा। ब्रिटिशर्स ने कानून बनाया कि जो लोग भी सरकारी नौकरी लेने आएंगे, जो लोग भी कॉन्वेंट में स्कूल में दाखला लेने आएंगे, उन तमाम सारे लोगों का जो प्रमाण पत्र होता है जिसमें लिखा होता है मैं सो एंड सो का बेटा हूं, यह कहा गया कि ये आप किसके बेटे हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, इसे अंग्रेज अफसर अटेस्ट करेगा, तभी आप उस डॉक्यूमेंट को लगा सकते हैं, तभी वो डॉक्यूमेंट वैलिड है, नहीं तो नहीं है। तो आपके सबकॉन्शियस में होगा कि ये ऐसे ही था, नहीं, उसके पीछे कारण था। अब मेरा सवाल यह है, मेरा पिता कौन है मेरी मां जानती है, लेकिन मेरा पिता यह है, मेरी डेट ऑफ बर्थ यह है, ये अंग्रेज अफसर को कैसे पता? वो किस बुनियाद पे आपका सर्टिफिकेट को अटेस्ट कर रहा है? उसने तो कुछ मांगा नहीं, उसने कहा बस अटेस्ट कर दिया, हो गया काम। तो अंग्रेज को कैसे पता ये मेरा पिता है और ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है? ये दोनों बातें तो मेरी मां को पता है, इसके अलावा तो दुनिया में किसी को पता नहीं है। इसलिए कि ताकि आप अपने होने के बारे में भी सर्टिफिकेट के बगैर किसी को बता ना पाए। यह चलता रहा और 1947 में तथाकथित तौर पे यह देश आजाद हो गया, 50 में संविधान लग गया, लेकिन उसके बाद भी यह परंपरा चलती रही कि अंग्रेज चले गए लेकिन यहां हिंदुस्तानी बाबू पैदा हो गए। अब हर बेटा बेटी जो है वो गजेटेड ऑफिसर के पास जाएगा, जब वो साइन करेगा तभी आपको पता चलेगा कि आपके पिता कौन है और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। अगर आप इसको एक सिविलाइजेशन, एक संस्कृति के रूप में, एक सभ्यता के रूप में अगर आप देखें तो ये बहुत छोटी सी बात है, कह सकते हैं साहब इससे क्या फर्क चलता है, लेकिन इससे फर्क पड़ता है। तो मैं किसी सरकार की कोई तारीफ कम करता हूं, लेकिन जब सरकार आने वाली नस्लों के लिए, हजारों साल के लिए एक छोटा सा भी काम करती है जिसमें आपके अपने होने का बोध होता है, हम कौन हैं, क्या हैं, तब मैं उसकी तारीफ इसलिए करता हूं कि उसने काम वो बहुत इंपॉर्टेंट किया। सरकार बनी 2014 में, हमने हजारों चीजों के बारे में चर्चा की होगी, पेट्रोल बढ़ गया, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, फलाना बढ़ गया, इनकम टैक्स बढ़ गया, हम ये बातों पे रोते हैं। सरकारें आती हैं, तमाम सारी चीजें होती होंगी, अच्छी हो बुरी हो वो विषय नहीं है, लेकिन इस सरकार ने पहला गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला, ये 90% लोगों को नहीं पता। सरकार का पहला गवर्नमेंट ऑर्डर निकला और उसने, सरकार ने पहली बार यह कहा कि भारत का नागरिक, भारत के बेटी बेटे, आज से आप किसके बेटे हैं, आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ है, आज से सर्टिफिकेट आप खुद अटेस्ट करेंगे, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। सभ्यताओं के दौर में ये बड़ी चीजें होती हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए, मैं बार बार वहीं ले जाना चाहता हूं। ये हो गया, आज से आप किसी के पास नहीं जाना। कोई बाबू कैसे बता सकता है मेरे पिता का क्या नाम है, उसके पास कहां से डिटेल है, लेकिन बाबू साहब क्योंकि अंग्रेज थे, अंग्रेज के बाद फिर हिंदुस्तानी बाबू आ गए। तो ये छोटी छोटी चीजें हो रही हैं, इसलिए संविधान के जो चित्र गायब कर दिए गए थे, उन चित्रों की महत्वता यह थी कि जो भी स्टूडेंट लॉ का होता वो जब पढ़ता तो कहता यार कि अगर स्टेट के और सेंटर के रिलेशन क्या है, तो ये चित्र यहां क्यों लगा है, इसकी क्या महत्वता है। लेकिन जब वो चित्र हट गए तो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बचा, जिसे आप संविधान कहते हैं, जिसमें इन आने पिछले 50-70 सालों में हजारों बार उसमें काट छांट हो गई। तो मां को मैं ये मानता हूं, आज भी मानता हूं कि मां वैसे ही है जिसे जड़ कहते हैं, और उस जड़ के ऊपर जो तना है, उस पे जो पत्ते लगे हैं वो पिता है, बस और कुछ नहीं है। इसलिए मां, जिस समाज में मां रोती हो, जिस समाज में उसके जवान बच्चे करोड़ों रुपया कमाते हो,
जिस समाज में बच्चे अमेरिका जाके डॉलर कमाते हो और हिंदुस्तान में उनकी मां उसका तिरस्कार होता हो, मां के आंसू निकलते हो, वो समाज, वो राष्ट्र कभी तरक्की नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। दुनिया के तमाम बड़े बड़े आप एक्सप्रेस वे बना लीजिए, बड़े बड़े हवाई जहाज चला लीजिए, इससे देश की और राष्ट्र की तरक्की का कोई नहीं। पैमाना अगर राष्ट्र का नापना है तो उस मां को खड़ा कीजिए, जो मां जिसको उसके जवान बच्चे, वो मां जिसने आधा पेट खा करके आपको बड़ा किया, वो मां उसने आपकी कमियों को दूर करने के लिए रात में भूखी सोई, वो पिता जिसने आधा खाना खाया, वो पिता आपको तमाम चीजों से बचा करके बड़ी से बड़ी डिग्री दिलाने के बाद अमेरिका भेजता है, और आप अमेरिका में जाकर के, ये सच्चा किस्सा बता रहा हूं, ये मुंबई का किस्सा है, पूरे देश ने देखा, आपकी निगाह में नहीं रुका होगा, मेरे यहां रुक गया है। एक बेटा अमेरिका में था, करोड़ों रुपए कमाता था, उसकी मां बॉम्बे में अकेली रहती थी, कभी जभी सालों में वो फोन करता था, वो पुराने जमाने वाले फोन थे, 1 या 2 महीने पहले फोन आया और वो फोन पे बात कर रही थी, वो बात करती नहीं, लेकिन बेटा उनका छोड़ के चला गया कि भाई मैं अभी बिजी हूं, दोबारा करूंगा। वो रिसीवर उनके कान पे रखा हुआ था, और मां की मौत हो गई। 20 दिन बाद उसमें से जब स्मेल आने लगी, दुर्गंध आने लगी, तो आस पड़ोस के लोग देखने गए, तो पता चला कि मां के कान पर रिसीवर रखा हुआ है और मां की मौत हो गई। जब उन्होंने ये बात उनके बेटे तक पहुंचाई, तो सोचिए बेटे ने क्या किया। बेटे ने एक पब्लिक पीआर एजेंसी को फोन किया और कहा कि मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहा हूं, मेरी मां का अंतिम संस्कार कर देना। पीआर एजेंसी ने उस 15-20 दिन पुरानी लाश का दाह संस्कार किया। इसलिए मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, मां पहले है फिर पिता है। अगर ये दोनों आपके जीवन में महत्वहीन हो चुके हैं, इनकी सिर्फ यूटिलिटी इतनी थी कि ये आपको पैसा देते हैं, आप अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, आप अच्छा मोबाइल खरीद लेते हैं, ऐसे दुनिया में कोई राष्ट्र नहीं बचा, सब समाप्त हो गए। इसलिए मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूं कि सुबह उठ करके, ये क्यों हमारे संस्कारों में बताया गया कि हमें पैर किसके छूने चाहिए? किसी नेता के नहीं छूने चाहिए, किसी बड़े आदमी के नहीं छूने चाहिए, और माता पिता के बीच में से भी मां के पैर क्यों छूने चाहिए? यह साइंटिफिक बात है, यह कोई आस्था की बात नहीं है। मां के पैर इसलिए छूने चाहिए, पहले उसके अलावा किसी के छुए न छुए महत्व नहीं है। मां के इसलिए छूने चाहिए कि जो साइंस के बच्चे बैठे हों या साइंस के टीचर बैठे हों, कि जो मां आपको अपने पेट में 9 महीने रखती है और उसी से आप जब पैदा होते हैं तो आपके और मां के बीच में एक कनेक्शन होता है, उसको नारी को काट देते हैं और आप बड़े हो जाते हैं। ध्यान दीजिए, पूछिए अपनी मां से कि जब मां बाहर से आती है तो वो जो छोटा सा बच्चा होता है वो भाग के मां के पास आता है, और मां के पास आने से जब वो उसको गले लगाती है तो उसके अंदर चार्ज हो जाता है, वो फिर शुरू करता है, फिर ये फेंकना वो फेंकना, फिर शुरू करता है। तो जिस मां ने उसे अपने पेट में रखा होता है, उस मां से जैसे ही कनेक्ट में आता है तो उसमें एनर्जी फ्लो हो जाती है। तो जब पैर छूने की जो विधा है वो टेलीविजन पे देख करके अगर आप सीखेंगे सास भी बहू से, तो मां से 3 फीट दूरी से पैर नहीं छुए जाते हैं। पैर छूते वक्त मां के दोनों पैरों पे हाथ लगाए रहते हैं और कम से कम 30 सेकंड तक रखने चाहिए। आज भी अगर ये एक्सपेरिमेंट करना है, कल सुबह करिएगा। जो बच्चे अपनी मां के पैर छूते हैं हाथ लगा के, वो 10 मिनट बाद देखें उनके अंदर एक एनर्जी फ्लो हो जाती है। इसलिए मां के पैर छूने चाहिए, ये शुद्ध साइंस है।
इसलिए मां क्या है? मां राष्ट्र चलाती है और पिता देश चलाता है। मां क्या संस्कार हैं, क्या हमारी सभ्यता है, आज कौन सा त्योहार है, हमारी क्या परंपरा है, हमारी क्या आस्था है, ये मां घर में करती है। पिता का काम होता है नौकरी करना, पैसे लेके आना, फीस देना, इतना ही काम होता है। इसलिए ऐसे ही देश चलाना सरकार का काम है, राष्ट्र चलाना समाज का काम है। मुझे खुशी है कि एक ऐसे समय में जब जितने सनातनी बच्चे पढ़े लिखे मैंने देखे, जितना उन्होंने पैसा कमाना शुरू किया है, उतने ही इस देश में वृद्ध आश्रम बन रहे हैं। 1950 का रिकॉर्ड उठा के निकाल लीजिए, आज गूगल है, आप सर्च कर लीजिए। 1950 में जितने वृद्ध आश्रम थे उससे 1000 गुना वृद्ध आश्रम तब बने जब आपने पैसे से तरक्की की। हम समझते हैं कि ये बुढ़े हो गए हैं, अब ये हमारे इस्तेमाल की कोई चीज नहीं रहे हैं, अब ये न हम मकान दे सकते हैं न गाड़ी दिला सकते हैं, लिहाजा कुछ पैसे दे करके वृद्ध आश्रम में माता पिता को छोड़ आइए। जीती जागती कहानी बताता हूं मैं, कोई इधर उधर की नहीं बता रहा। जितने बच्चे बैठे हैं यहां, जितने बुजुर्ग बैठे हैं, रेमंड का नाम सुना है आपने? रेमंड एक कपड़े की कंपनी है, बहुत बड़ी रेमंड की कंपनी है। कपड़ा दुनिया जमाने में बनाया उनका बेटा। ओ हो, उनका बेटा अगर एक घड़ी भी लेटेस्ट पहनता है तो देश के अखबारों में छपता है कि भाई उनके बेटे के पास यह घड़ी है। जिस मां बाप ने उस बेटे को जन्म दिया, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फर्म का चेयरमैन बनाया, सबसे बड़ा, जहां जाइए उस कपड़े का नाम था कुछ समय पहले तक। पैसा कैसे आपको समाप्त कर देता है, और आपके अंदर जो संस्कार डालने की जगह थी वहां संस्कार नहीं डाले जा रहे, वहां टीवी दिखाकर बच्चों को दुनिया के परपंच दिखाए जा रहे हैं। आज रेमंड कंपनी का मालिक उसी मुंबई में अपनी पत्नी के साथ रहता है, और उसी रेमंड कंपनी के मालिक के माता पिता मीरा रोड पर भीख मांग के खाते हैं। हमने ये तरक्की की है, हमने बड़ा जहाज खरीदा है, बड़ी गाड़ी खरीदी है, लेकिन मां आश्रम में रह रही है। पिता अब काम का नहीं है, पिता अच्छे कपड़े नहीं पहन रहा तो अपने दोस्त के साथ ड्राइंग रूम में अपने पिता को नहीं बुलाएंगे। पिता रिक्शा चलाता हो या पिता बहुत करोड़पति हो, पिता पिता ही रहेगा। अगर आप युवा बच्चों को यह लगता है कि हमारा पिता रिक्शा चलाता है और हमारे दो दोस्त हमारे घर आ गए तो हम अपने पिता को ड्राइंग रूम में नहीं बुलाते, गलती कर रहे हैं। पिता पिता ही रहेगा, चाहे वो रिक्शा चलाए, चाहे रेमंड कंपनी का मालिक हो। ये जो पागलपने की भूख लगी हुई है इस देश के अंदर, और हम ही कर रहे हैं। दुनिया में और भी हमारे साथ में समाज रह रहे हैं, वो नहीं कर रहे, लेकिन हम ही कर रहे हैं। इसलिए तरक्की का मतलब यह नहीं होता कि आपने बहुत बड़ी गाड़ी खरीदी है, मैं नहीं मानता। इसलिए जिस घर में मां और पिता किन्हीं कारणों से अपनी संतानों से दुखी हैं, आप दुनिया में कुछ भी कर लीजिए लेकिन बड़े नहीं बन सकते, नहीं बन सकते आप बड़े। इसलिए ये बातें आज हमारे जो गुरुकुल हुआ करते थे वहां होनी चाहिए थी, अब गुरुकुल नहीं है। अब तो अंग्रेजी स्कूल की भीड़ लग गई है, कहीं सेंट फिदेलिस है, कहीं लेडी फातिमा है, ये तमाम है। उसके अंदर आपको शिक्षा दी जा रही है, और शिक्षा और ज्ञान दो अलग अलग बातें हैं। शिक्षा स्कूल में किताबों से मिलती है, ज्ञान मंदिरों में मिलता है, मठों में मिलता है, आश्रमों में मिलता है। ये बात अलग है कि बहुत सारे आश्रम अब ऐसे नहीं रहे, लेकिन आज भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां आप चले जाइए तो आपको ज्ञान मिलेगा। ज्ञान किसी किताब में नहीं मिलता है। 4 बातें रट लेने से, 4 डेट रट लेने से वो ज्ञानी नहीं होता है। ज्ञान बड़ी मुश्किल की चीज है, और ज्ञान को हासिल करना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। वही हमारे गुरुकुल थे। इस गोधाम के अंदर जिस तरीके के कार्य हो रहे हैं, जो स्वामी जी की जो उन्होंने इच्छा बताई कल मुझे, वो ये चाहते हैं कि पूरे देश में ऐसे आश्रम खुले जो माता पिता के नाम से हों और माताएं को सर्वोपरि माना जाता हो। लेकिन हो ये गया है
कि कुछ कुछ गलती हमारे घर में माता पिता की भी है। अब हम टेलीविजन पे देख करके सुंदरता की निशानी को हम तैमूर की अम्मा को मानते हैं। हमें यह लगता है भाई यही सुंदर है, यह सुंदरता की परिभाषा है। मैं मानता हूं कि अगर सुंदरता की परिभाषा ढूंढनी है तो सुंदरता की सबसे बड़ी परिभाषा है छत्रपति शिवाजी की मां जीजाबाई, जिसने अपने पेट से जिसको जन्म दिया उसको छत्रपति शिवाजी बनाया, जिसने सनातन सभ्यता को बरकरार रखा और इस देश में आने वाले आक्रांताओं का सफाया किया। उससे खूबसूरत मां दुनिया में नहीं हो सकती।